यस ओके। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स के अंदर वो ये है कि अपन एटम से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बायोकेमिस्ट्री जो है जिसके अंदर मोस्टली बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप सबको पता होगा। और कोई भी बायो मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है आपका एटम। जब तक आपको एटम के बारे में नहीं पता है तब तक आप उस डेप्थ में नहीं जा पाओगे, नहीं समझ पाओगे जो आपको CSIR के लिए ज़रूरत है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो बेसिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, जिसके अंदर अपन एटम के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सब एकदम बेस है। बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले ज़रूरी है कि हम बेस क्लियर करें, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जाएं। इस सिलेबस को आपने देखा होगा। अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल जो है ए सब यूनिट वो करेंगे। उसके बाद में अपन स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस करेंगे जो कि यूनिट 1C है, जिसमें वैन-डर-वाल, हाइड्रोस्टैटिक और वो सब है। और उसके बाद में अपन अमीनो एसिड्स पे आएंगे जिसके अंदर चार्ज वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के जाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, जिनका मन नहीं है पढ़ने का, उनको मैं बता दूं कि शुरू की 10-12 क्लास तो आप देख के जाएं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी यूनिट के साथ में लिंक कर सकता है। लिंक एज इन कि जब क्वेश्चन देते हैं CSIR वाले। ओके, तो मैं बोल रहा था बायोकेमिस्ट्री जो ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस लिंक होते हैं साथ में। लिंक एज इन जैसे फर्स्ट यूनिट के साथ में थर्ड यूनिट का क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों मिक्स आ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट के साथ में सेकेंड यूनिट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्स आ सकते हैं। ये इकलौती ऐसी यूनिट है जो किसी भी यूनिट के साथ में कैमोफ्लोज कर सकते हैं वो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, वो आप छोड़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा प्रोटीन तक आप कहीं नहीं जाओगे, प्रोटीन तक आपको पढ़ना ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से आपको पढ़ना है, रिविज़न करना है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि व्हाट इज़ एन एटम। एक एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, Saran is saying smallest unit. Okay, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, ऑफ मैटर भी जोड़ दिया है अयाज ने। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ओके, एक ही बात हो गई। ओके अमजद, हेलो अंजू, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, ओके। तो ये सब आप लोग कह रहे हैं। तो अगर मैं किसी एटम को बनाऊं, डायग्राम बनाऊं उसका, तो क्या ये मेरा डायग्राम सही है? यस, क्या ये डायग्राम सही है एटम का? यस गाइस, क्या है ये इधर क्या है और ये बीच में क्या है? ओके, अमजद कह रहे हैं नहीं सही नहीं है। ओके, हाँ मतलब रफली, एक रफली देखोगे तो ये ठीक है। यस, दिस इज़ नॉट एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एक रफली डायग्राम बनाऊँ मैं जिसके अंदर एक सेंटर में कोई चीज़ है और आसपास कुछ, यस देन इट इज़ राइट, यस दैट इज़ आई एम सेइंग। तो बीच में जो ये है आपका न्यूक्लियस। और उसके अराउंड जो ये क्लाउड है, ये किसका क्लाउड है? दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, ओके। एटम का चार्ज क्या होता है? एटम का ओवरऑल चार्ज क्या होता है? ज़ीरो, न्यूट्रल, एक ही बात है। तो आप कहते हो कि चार्ज उसका एकदम न्यूट्रल है। ओके, अब इसके अंदर चार्ज कहाँ कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज मिलता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? नेगेटिव चार्ज। यस, और प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स कौन सा चार्ज देते हैं? ज़ीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। तो प्लस और माइनस कैंसिल होके क्या बनाते हैं? नेट चार्ज जो है आपका ज़ीरो रहता है। इसलिए एटम का जो चार्ज होता है वो ज़ीरो बोलते हैं अपन, या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। अब जो मास होता है आपका, ये सेंटर के अंदर है, और आप सेंटर के अंदर बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सेंटर के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं।
यस। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये आपको पता होगा। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन विल मेक योर न्यूक्लियस। या फिर क्या कहूँगा मैं, ये चीज़ क्या है, ये है आपका मास। दैट इज़ राइट। एटॉमिक मास जो है आपका वो सेंटर के अंदर है, और सेंटर के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप ये कह सकते हो कि जो एटम का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन से मास क्यों नहीं बनता? यस गाइस, इलेक्ट्रॉन से मास क्यों नहीं बनता? दे कीप स्पिनिंग आउटर शेल में है इसलिए। ओके। यस, नेग्लिजिबल मास होता है, दैट इज़ राइट पॉल मी। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज्ड मोहम्मद, दैट इज़ राइट अमजद। बट उनका खुद का मास आपने देखा होगा ना, एटम का मास कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 10⁻⁻28, जिसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, 0.005। इसका मतलब वेट है ही नहीं कुछ। जबकि आप कंपेयर करोगे प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन का थोड़ा सा मास ज़्यादा है, जो 1 AMU के अप्रॉक्स है, इसलिए अपन उसको 1 AMU का मास बोलते हैं। सिमिलर मास न्यूट्रॉन का होता है 1 का, इसलिए इन दोनों का मास जो है वो एग्रीगेट सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड स्पिन करते हैं। ओके गाइस, सभी को समझ में आया इतना? ओके। अब कुछ टर्म्स होती हैं जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ अपन ने देख ली कि एटम एक टर्म होती है, जिस मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये। ओके। एटम का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसके अंदर अपन को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें से ये दोनों सेंटर ऑफ ये न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये स्पिन करते हैं अराउंड। अब बात आती है एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है गाइस? व्हाट इज एन एलिमेंट? प्योर मैटर। ओके। प्योरेस्ट फॉर्म। ओके। तो प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो सब क्या है, एलिमेंट है। वो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है। जो आप सब ने कहा वो एकदम सही था। प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनको अपन ने जगह दे रखी है। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यस। तो अगर ए के साथ बॉन्डिंग करेगा तो अपन उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ए बी के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो फिर कंपाउंड किसको बोलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट। तो ए और बी डिफरेंट नहीं है सरन? आर दे डिफरेंट और नॉट? इन a definite portion with other compounds. Okay, A or B are different elements. A and B are different elements. They together form molecule, and they are also known as compounds. So all compounds are molecules. तो all molecules are compound, ये भी बात सही है। क्या all molecules are compounds? No, that is right. तो सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना इन टर्म्स का। तो एग्जाम में क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन क्या होते हैं, ए बी एंड सी, ऐसे चार ऑप्शन दे दिए, और ऊपर चार स्टेटमेंट है, उनमें लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट में कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। तो ये सही है या गलत है? यस पॉल मी, हाइड्रोजन इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, क्योंकि सिमिलर एलिमेंट से बना हुआ है ये हाइड्रोजन।
तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ध्यान देना होता है, उसको समझ के उसके बाद में आपको ये गेस करना होता है कि सही है या गलत है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, हर साल ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो बच्चे नहीं लगा पाते हैं, और नहीं लगाते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब आते हैं अपन चार्जेस के ऊपर। अपन ने बात कर ली है चार्जेस की कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है और न्यूट्रॉन देता है आपका नेगेटिव चार्ज। यस रक्षा, दैट इज राइट। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। एंड AMU जो इसका मास होता है, मास किसका मास होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास अपन मान के चलते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो 1 AMU होती है। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा है जिसके बेसिस के ऊपर अपन डिफाइन करते हैं AMU को? वो है आपका कार्बन। और कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं अपन। यस, आप सभी ने देखा होगा ऐसे। तो इसके अंदर 12 क्या है? दिस इज योर एटॉमिक मास। एंड 6 क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास मैंने बताया, एटम का मास किससे बना होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। यस शुभजीत, दैट इज राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उसका एटॉमिक मास बनता है जो कि यहाँ पे 12 है। तो ये 6 क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज नंबर ऑफ, okay, Saran is saying proton, Ayaz is saying proton, so this is number of proton, that is right. अब मैं कहूँ कि इसका एक रिएक्शन हुई, उसके अंदर से इसने 2 प्रोटॉन लूज कर दिए, तो बताओ क्या बनेगा? कार्बन ही होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? मान लो कार्बन ही हो तो मैं क्या लिखूंगा नीचे और ऊपर? अगर इसने 2 प्रोटॉन लूज कर दिए तो मैं नीचे और ऊपर क्या लिखूंगा? ओके, सरन इज सेइंग 4 and 10। इज दैट राइट? 4 and 10। यस, ओके, तो ये चीज़ सही है। अब आप अगर इससे कंपेयर करोगे, तो आपने उसका 2 नंबर डिक्रीज कर दिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। सो चेंज ऑफ एलिमेंट विल अकर, और ये एलिमेंट कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका बेरिलियम। यस, बेरिलियम बन जाएगा ये। तो जहाँ पे भी डीके होगा, रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मोस्टली वो लूज़ करते हैं उनको। तो हमेशा वहाँ पे एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, वो सेम एलिमेंट नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। अपन आगे देखेंगे, बट ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में रहते हैं और उनको अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट नहीं करते हैं, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को करते हैं। सभी को समझ में आया ये? यस, ओके, आगे चलते हैं। ये आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ऐसे बोरोन लिखा हुआ है 5, और उसमें 10.811 लिखा हुआ है। 10.811 क्या है उसका? एटॉमिक मास। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब 5 क्या हो गया उसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और 10.88 क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये पॉइंट्स में कैसे आई वैल्यू? यस, इसको z is 5 and a, that is your mass is 10.88। एवरेज, Ayaz is saying एवरेज। किसका एवरेज? मेरा एवरेज, आपका एवरेज?
ओके एवरेज, पी प्लस एन का एवरेज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एवरेज। नहीं अंशु, ये गलत है। और कोई किसी का गेस? इसको एटॉमिक मास नहीं बोल के इसको मैंने एवरेज एटॉमिक मास बोला। इसको एवरेज एटॉमिक मास ही बोलते हैं गाइस, एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, वो साइंटिफिकली गलत टर्म है। न्यूट्रॉन का एएमयू, अमजद कह रहे हैं न्यूट्रॉन का एएमयू। किसी को नहीं पता ये कि ये 10.88 क्यों लिखा है? किसी ने पढ़ा भी नहीं कहीं, किसी टीचर ने नहीं बताया आपको? प्योर फॉर्म में होगा इसलिए इंटीजर वैल्यू नहीं हुई। ओके, प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म, बोरोन का प्योर फॉर्म। ओके चलो, तो मैं बता देता हूँ आज आपको कि ये पॉइंट्स में क्यों होती है वैल्यू। ये पॉइंट्स में इसलिए होती है क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके आइसोटोप्स हमेशा अवेलेबल होते हैं नेचुरली। तो वो अपने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर किस फॉर्म में, किस आइसोटोप के अंदर कितना प्रेजेंट है। अगर आप बोरोन की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि बोरोन जो है वो 10 में भी प्रेजेंट है और बोरोन 11 में भी प्रेजेंट है। ये सबको पता होगा। और ये दोनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप अपन डिस्कस करेंगे। बट वो एनवायरनमेंट के अंदर 20% ही 10 वाले में है और 80% ही क्या है? 11 वाले में है। तो अपन क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस परसेंटेज ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो इसका आंसर निकालोगे तब आएगा 10.81। अब समझ में आया सभी को? किसने ये पहली बार सुना? किन किन लोगों ने पहली बार सुना है? सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने। चलो बहुत बढ़िया, एक नया कंसेप्ट आपने सीखा आज, वेरी गुड। तब आपको समझ में आया ये 10.88 आया कहाँ से। अपन इसको एवरेज एटॉमिक मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आइसोटोप्स अवेलेबल हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उन सबको देखा जाता है वो कितने परसेंटेज में है, फिर उसका एवरेज निकाल के कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए कि बोरोन का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्यों है और कितना है। ओके, हमसे ही सीखते हैं। चलो अच्छी बात है। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास, बोरोन 10, बोरोन 11, ये 80% होता है ऑलमोस्ट और ये 20% होता है, इसलिए इसका 10.8 बोलते हैं। सिमिलरली सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा होता है। यस सरन, सारे अवेलेबल आइसोटोप्स अपन ढूंढ चुके हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, मतलब न्यूट्रल एनवायरनमेंट में जो स्टेबल होते हैं। ओके, जैसे आप बोरोन को देखोगे तो 80% आपको 11 में ही मिलेगा वो। हाँ वो डिग्रेड होगा टाइम टू टाइम, बट इतना प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो है आइसोटोप वाला कंसेप्ट। तो आइसोटोप क्या होते हैं गाइस? व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ओके, तो आप यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के। ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आप इन चीज़ों तीनों में एक चीज़ कॉमन देखोगे, वो है इसका एटॉमिक नंबर। क्या है वो? 1। तो ध्यान रहे कितने भी आइसोटोप हों उन सब का एटॉमिक नंबर जो है एक एलिमेंट का वो हमेशा एक ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका 1 ही रहेगा, हीलियम है तो उसका 2 ही रहेगा। क्या चीज़ चेंज हो रही है? वो हो रही है उसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्योंकि अपन ने बात कर रखी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, जो कि कितना है? 1। तो प्रोटॉन्स तो फिक्स रहेंगे ऊपर वाले में। क्या चीज़ है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इसमें एक ही है बट न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 2। इसमें प्रोटॉन एक ही है बट न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। और इसमें प्रोटॉन एक ही है पर न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो ध्यान रहे कि आइसोटोप्स वो होते हैं या फिर आइसोटोप्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं जो कि न्यूट्रल चार्ज है। चार्ज जो पॉजिटिव वाला है या फिर नेगेटिव वाला है वो चेंज नहीं होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी आपने देखा होगा बहुत बार, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि, और उसी से उसका आंसर निकल जाता है। ओके गाइस, सभी को समझ में आ गया?
ओके, अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है आयंस। क्या होते हैं आयंस गाइस? किसी बेस, ओके देखो ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये एक्चुअली कोई आई थिंक ग्रीक वर्ड है या फिर कुछ है, इनका इनका जो ओरिजिन है वो कोई और लैंग्वेज का है। तो जिन्होंने डिस्कवर किया था वो जिस नेटिव लैंग्वेज के थे उन्होंने उस लैंग्वेज के अंदर उसको निकाला था, इसलिए ये नाम ऐसा रखा गया है। ओके, ओके, लॉस और ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयन का मतलब हो गया लॉस और ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयन ऐसा एलिमेंट होता है, ये कौन बताएगा, एलिमेंट होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की या तो क्या होगी, कमी होगी, लॉस होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, गेन होगा, मोर इन नंबर होंगे। यस, अब आइसोटोप वर्ड, आइसोटोप इसलिए कहा है क्योंकि जो टॉप वाली जो चीज़ होती है जैसे कार्बन 12 6 है, इसमें टॉप पे अपन हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है दूसरे आइसोटोप के अंदर, इसलिए अपन इसको आइसोटोप कहते हैं। आई थिंक मेमोरी के लिए या कैसे। ओके, तो चार्ज्ड जो भी एलिमेंट होता है वो तब बनता है जब या तो इलेक्ट्रॉन्स की उसमें कमी होती है या इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ये एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 मान लो, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होती है एटम के लिए, एटम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, या किसी भी इंसान के लिए लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्टेबिलिटी, दैट इज़ राइट। आप सबको स्टेबल होना है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो एटम कोई बाहर से तो आया नहीं है, उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। यस, आपको पता होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स होता है, फर्स्ट के अंदर 2 ही होते हैं, उसके बाद में 8, उसके बाद में 8 ऐसे होते हैं। यस, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ता है। तो इस केस में, ए केस के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यस, जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको डोनेट करना पड़ेगा, दैट इज़ राइट। तो जो आपका छोटा वाला था जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको लूज करने पड़ेंगे, क्यों, अब तीसरे शेल में था, तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, और यहाँ पे उसने 2 ही रख रखे हैं। तो अगर इसके लिए सबसे आसान चीज़ है स्टेबिलिटी लाने के लिए कि इन दोनों को लूज कर दे। यस, तो अगर ये करेगा लूज इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या चीज़ की इसके पास में कमी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे कि ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को क्या कहते हैं, कैटायन। यस, और सिमिलरली इधर इसके पास में मान लो 7 है, तो इसके लिए आसानी क्या होगी कि किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच के ले ले, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब मोर नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये क्या बन गया, एनायन। और एनायन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एनोड की तरफ, ध्यान रखना। कैटायन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब कैथोड का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव, एनोड का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एनायन नेगेटिव होता है बट एनोड पॉजिटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है बट कैथोड नेगेटिव होता है, इसीलिए उन चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। यस, दैट इज़ राइट, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। सभी को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट।
यस गाइस, किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी, कंसेप्ट और अच्छे आते जाएंगे, आपको डाउट बढ़ती जाएगी, इसलिए अभी से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो जिससे कि आगे डाउट नहीं रहे। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रिया, अपूर्वा, अवदेश, मनोशी, उपू, उपुगंती, अविशांत, अनिल, बंसी, मंजिल रहमान, हेमंत, बर्नाली, अश्लेष, आप सबको समझ में तो आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है इसलिए चुप हो? डाउट मत पूछो क्लास में, बट आपको समझ में आना चाहिए। ओके। ओके, अब अपन आते हैं अपने वापस आइसोटोप वाले कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें एक चीज़ अपन ने मिस कर दी थी, वो थी रेडियो एक्टिविटी। तो आप सबको पता है कि रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है मेडिसिन के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एक टेबल दे रखी है, आप इसको देख लेना बाद में। इतनी देर तक आप इसको पॉज करोगे वीडियो को तो ये आपको टेबल जो है इसको देख लेना, इसको लिखना मत ज़्यादा, इसको बस एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कोबाल्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है ये। तो कोबाल्ट का अपन कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन भी जो है वो ब्रेन ट्यूमर लोकेट करने के लिए, कार्डियक या फिर लीवर थायराइड एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। कार्बन 14 अपन डायबिटीज़ को देख सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो अपन देख सकते हैं। एनीमिया देख सकते हैं। सोडियम से अपन ब्लड सर्कुलेशन देख सकते हैं, जैसे बीपी बढ़ जाता है किसी का कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, इनके एप्लीकेशन आप देख लेना। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्बन 14, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो कार्बन डेटिंग के अंदर काम आता है। कार्बन डेटिंग 9th यूनिट का टॉपिक है, 9th नहीं 11th का। तो जो 11th यूनिट जहाँ से आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा वो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है कार्बन 14 का आर्कियोलॉजी के अंदर। ओके, फॉस्फरस आपको पता ही है डीएनए के अंदर होता है। सेलीनियम प्रोटीन स्टडीज़ के अंदर काम आता है। ये सेलीनियम कहाँ आता है, कहीं देखा है सेलीनियम का यूज़? सेलेनोसिस। ओके, अपन देखेंगे आगे चलते चलते। स्ट्रॉन्सियम भी सिमिलरली मेटाबॉलिज्म की मोस्टली स्टडीज़ के लिए काम आता है, और ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए हाइड्रोजन या फिर उसका आइसोटोप ट्रिटियम। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके देखते हैं अपन। 5 टर्म्स लिखी हुई हैं। यस, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, यस यस। सेलेनोसिस्टीन, यस दैट इज़ राइट। सेलेनोसिस्टीन के अंदर भी जब अपन 3rd यूनिट पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि कैसे सेलेनोसिस्टीन का फॉर्मेशन होता है, कौन सा स्टॉप कोडॉन लगता है, तब अपन उसको वापस याद करेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिव डीके, और इसके अंदर एल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, पॉजिस्ट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये जो है ये आपका 13th यूनिट के अंदर रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है, एक सब यूनिट है, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो मैं आपको एक एक ये जो है समझा देता हूँ अच्छे से, फिर आप मेरे को बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो सबसे पहला है एल्फा डीके। क्या होता है अल्फा डीके गाइस? अल्फा डीके के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, बॉडी का नहीं एटम का, वो बहुत ज़्यादा बिग होता है, टू बिग। तो वो बड़ा होने की वजह से क्या होता है, ये करता क्या है, सो इट रिलीजेस 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है। मान लो कि कार्बन है 13, आइसोटोप है। अगर मैं इसके अंदर से, इसका यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर कितना है, कितना है इसमें न्यूट्रॉन, चलो पहले प्रोटॉन बता दो। प्रोटॉन इसमें 6 हैं, न्यूट्रॉन इसमें 7 है। अगर मैं इसमें से 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो मान लो जो भी एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 4, और उसका एटॉमिक मास क्या रहेगा,
9, दैट इज़ राइट, 9 नॉट 11 अभिशांत। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 न्यूट्रॉन माइनस किए हैं, 2 प्रोटॉन भी माइनस किए। ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अपन को 2 + 2 मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है, एक एलिमेंट रिलीज किया है जिसका एटॉमिक मास 4 है और जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो कौन सा होता है वो? हीलियम। हीलियम, नॉट बेरिलियम। और ये जो एक्स बना है ये बन गया आपका बेरिलियम। यस गाइस, सभी को समझ में आया कि आपने अल्फा डीके में क्या किया है, एक हीलियम को रिलीज किया है। बट हीलियम को रिलीज करने का कंसेप्ट क्या है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक मास में, इसलिए 4 नंबर से कम करेंगे उसको। सभी को समझ में आया ये? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ओके, वन मोर एग्जांपल। अब आप लोगों को करना है, एक यूरेनियम है 233 उसका एटॉमिक मास है और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। ये एक आइसोटोप है यूरेनियम का। अगर इसका अल्फा डीके होगा तो ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन लिखने हैं, यहाँ पे आपको प्रोटॉन लिखने हैं। प्रोटॉन हो गए 92, न्यूट्रॉन हो गए 141। जब इसका अल्फा डीके होगा तब इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा? 139। और प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 90। प्लीज़ रिपीट। ओके ओके यस, ये एग्जांपल देख लो आप, फिर मैं रिपीट करता हूँ। यस, ये हो जाएगा 139 एंड 139। ओके, तो आपका जो एलिमेंट बनेगा वो जो भी बनेगा, आई थिंक थोरियम बनेगा, जिसका क्या नंबर होगा? 229 एंड 90। यस यस, दैट इज़ राइट शुभजीत। तो इसमें हुआ क्या, अपन ने 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स को एक्सक्लूड कर दिया, उनको थ्रो कर दिया अपने। तो थ्रो करने से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है इसमें से तो 2 कम हो जाएंगे, ये बन जाएगा 90। इसमें से 2 प्रोटॉन तो चले गए, प्लस 2 न्यूट्रॉन भी जाएंगे, तो क्या कितना नंबर कम होगा? 4 नंबर कम होगा। तो इसमें से 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 229। ओके यस यस, हीलियम रिलीज हो जाएगा इसमें से। तो ये एक थोरियम का एग्जाम्पल हो गया। तो सभी को समझ में आया ये? नेक्स्ट है अपना बीटा डीके। ये ब्लैक स्क्रीन सही है या वाइट करूँ? यस, ब्लैक सही है या वाइट? ब्लैक इज़ बेस्ट। ओके, चलो बढ़िया। अब आते हैं अपन बीटा डीके पे। तो बीटा डीके के अंदर क्या होता है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो आपका एटम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, पड़े पड़े टर्न हो जाते हैं। किस में टर्न हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं वो बदल जाते हैं प्रोटॉन्स के अंदर। सुना है कभी ऐसा? और वो रिलीज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिलीज़ होता है, इतना हाई स्पीड से रिलीज़ होता है कि अपन उसको क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल। इसलिए इसका नाम क्या दिया है? बीटा डीके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन्स पड़े पड़े बोर हो गए, इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रोटॉन्स के अंदर खुद को चेंज कर लिया। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कार्बन का। कार्बन है 14 और कार्बन है 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स तो 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। अब होगा क्या कि क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आगे जाके क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर एक कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? एक नंबर बढ़ जाएगा।
तो न्यूट्रॉन्स पड़े पड़े प्रोटॉन में चेंज हो रहे हैं और साथ में एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब मेरा ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, 7 और 14 का क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन। यस। तो बेसिक फंडा क्या हुआ इसमें कि जो आपका एटॉमिक कितना चेंज हुआ, एक एक्स में क्या क्या चेंज हुआ, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि नीचे था। तो z इज इंक्रीज्ड बाय 1, दैट इज राइट योगिता। तो यहाँ पे z जो है वो 1 से इंक्रीज हो गया। तो ध्यान रहे वो इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स थे पड़े पड़े वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ध्यान रहे स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आए कि न्यूट्रॉन्स टर्न इनटू प्रोटॉन इन अ बीटा डीके, दैट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली राइट। व्हाई नॉट मास, क्योंकि मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके मास बना रहे हैं। तो अगर न्यूट्रॉन ही खुद प्रोटॉन में बदल गया तो मास के अंदर कोई चेंज आएगा, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ भी तो रहा है। इफ समवन इज डिक्रीजिंग एंड अनदर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ओवरऑल everything is balanced. Yes Saran. Okay, so go by this concept, you will get a clear idea. Just practice yourself after the class. When you revise tomorrow, just practice it by yourself, then you will get it. You just write this and then solve to this, you will get it. Okay, this is beta decay. Next we are going on positron emission. Okay, so what happens in positron emission is there are too many protons, but not enough neutrons. तो एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और न्यूट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो होता क्या है कि जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हो आप कंसेप्ट, पिछले वाले में क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ था, उसको अपन बीटा डीके बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और वो एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है, जिसका मास कुछ नहीं होता है बट उसमें चार्ज होता है। उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। ओके, इस चार्ज को अपन पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के एकदम सिमिलर होता है, मास में भी स्ट्रक्चर में भी सब जगह से सेम होता है, बस इसका चार्ज जो है वो एकदम ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1 होता है, जबकि पॉजिट्रॉन में क्या होता है, +1 होता है। तो ये चीज़ है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन अगेन अपना फेवरेट, कार्बन 11 आइसोटोप एंड 6 इसका नंबर है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स कितने हो गए। यस योगिता, लाइक इन पैड जब अपन टेक्निक्स करेंगे तो उसमें पैड पे डिस्कस करेंगे। यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 5। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे कि एक प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये चेंज हो गया, एक प्रोटॉन जो है वो निकल गया और न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। और ऊपर क्या आएगा, इट विल रिमेन सेम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 11। यस, एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज होगा बाय 1, दैट इज राइट। ये समझ में आया कंसेप्ट। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बोरोन बन जाएगा। ये बोरोन 5 एंड 11 जिसकी अपन ने बात करी थी, जो 80% अवेलेबल है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ये सरन यू आस्क दैट क्वेश्चन कि they exist or not. Sometimes they also exist like this, when carbon isotopes they convert themselves into boron,
So again boron 11 is a stable compound. And okay, so we calculate the average atomic mass. सभी को समझ में आया ये? जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो एक बार कर दो यस, नहीं आया तो बता दो मेरे को। तो पॉजिट्रॉन एमिशन में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, बीटा डीके में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, अल्फा डीके में दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन निकल जाते हैं, मतलब एक हीलियम रिलीज हो जाता है। ओके, तो पॉजिट्रॉन एमिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसा पॉजिटिवली चार्ज जो है पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। बीटा डीके क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक बीटा पार्टिकल होता इलेक्ट्रॉन ही है, बट वो इतनी स्पीड से निकलता है कि उसको अपन बीटा पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड इज नोन एज बीटा पार्टिकल। ओके, अब अपना लास्ट एक और टॉपिक है, वो है अपना इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या हो गया कि आपने एकदम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया कहीं पे। इसका कंसेप्ट और पॉजिट्रॉन एमिशन का कंसेप्ट एकदम सेम है कि जो प्रोटॉन है आपका उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, वो पढ़ा दैट टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ में उसको गामा रेज रिलीज कर रहा है। तो गामा रेज इसके अंदर निकलती हैं, और सिमिलर एग्जाम्पल मान लो कि पोटेशियम है, तो 19 और 40 होता है उसका, तो इसका प्रोटॉन जो हो गया वो 19 हो गया, न्यूट्रॉन कितना हो गया 21। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ओके, जो कि गामा रेस के थ्रू होता है, और एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एलिमेंट क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, एन क्या आ जाएगा और पी क्या होगा, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स प्रोटॉन हो गया मेरा 18 और न्यूट्रॉन मेरा कितना हो गया, यस, तो ये आर्गन बनेगा जिसका एटॉमिक मास विल बी 40 एंड नंबर विल बी 18। ओके गाइस, यस, प्रैक्टिस करने से अच्छे से क्लियर होगा, दैट इज़ राइट। और यहाँ पे गामा रेज रिलीज होंगी जिनको अपन देख सकते हैं। ओ यस 22। ओके, तो ये चीज़ें थी, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप अपना टैली कर सकते हो जो भी अपन ने पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसके क्वेश्चंस आते हैं 13th यूनिट से भी और इस यूनिट से भी आते हैं, तो इसको पढ़ना ज़रूरी था और ये मैंने बता दिया आपको। तो आप देख रहे हो गामा रेज बच गया जो जिसमें अनचेंज रहता है सब, और उसके अंदर सिर्फ गामा रेज निकलती हैं। यहाँ पे एक्स रेज बोला है, गामा रेज भी निकलती हैं एक्स रेज भी निकलती हैं, यहाँ पे एक से डिक्रीज होता है, दोनों में सिमिलर है। देखो आप, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन सेम है। बीटा डीके के अंदर इंक्रीज होता है, अल्फा डीके में एक हीलियम रिलीज होता है। सभी को क्लियर हुआ ये? गामा रेज किसके लिए यूज होती हैं? हल्क बनाने के लिए। गामा रेज का वैसे जो मेजरली यूज़ होता है वो आपके टेक्निक्स के अंदर होता है, जिसके अंदर मोस्टली मेडिकल रिलेटेड जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे किसी मशीन के अंदर वो गामा रेज बहुत हार्मफुल होती हैं। पहली बात तो ये, उनको आपके बॉडी के साथ एक्सपोज होते ही कैंसर हो जाता है, तो इनको बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं और सैंपल लेने के बाद उसके ऊपर ट्राई करते हैं, ऐसे आपकी बॉडी पे नहीं करते हैं एक्सरे की तरह। सैंपल लेने के बाद में तो मोस्टली जैसे ब्लड सैंपल्स होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यस यस, लैब के अंदर तो मोस्टली यूज़ होती ही हैं सारी, बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं इसके। ओके ओके, आगे चलते हैं आयंस के ऊपर। आयंस अपन ने देख लिए हैं अभी, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड, ये एग्जाम्पल हैं इसके। तो सोडियम के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ इसके साथ में, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसके साथ में। यस, इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो याद रखना, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का लॉस हो गया, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया।
इसलिए वो ज़्यादा नेगेटिव हो गया। यस दैट इज राइट। तो इन जनरल मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। तो आपने पीरियोडिक टेबल सभी ने देखी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यस अश्लेषा, जो भी आपकी रेज वगैरह होती हैं उनके अंदर सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है, क्या, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जितना ज़्यादा लेमडा उतनी कम एनर्जी, जितना कम लेमडा उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना हार्मफुल। यस ओके। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसका और ये जो एलिमेंट है इनका कोई रिलेशन है? ये 1 2 3 इनका कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है रक्षा? यस है। तो वो क्या चीज़ डिनोट कर रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ दिस, अरे नहीं नहीं, अरे हाँ ठीक है, इसको ग्रुप बोलते हैं। ये एक ग्रुप होता है और ये एक पीरियड होता है। ओके ये एक पीरियड है, ये तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1A 2A, इनका कोई लॉजिक है या ऐसे ही लिख दिया जो मन में आया वैसे? यस आउटर मोस्ट शेल, दैट इज राइट प्रिया एंड शुभजीत। ये डिनोट करता है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, भले ही वो फेरेडियम हो, भले ही वो सीजियम हो, भले ही वो रुबीडियम हो, कोई भी हो। सिमिलरली इसके अंदर 2 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, इसके अंदर 4 होंगे, इसके 5 6। ये जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसके अंदर 8A बोलते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, नोबल केसेस। और उससे जस्ट पहला जिसके पास में सबसे ज़्यादा क्या करने की पावर होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की पावर होती है। योगिता नहीं नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 7A की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर होती है जिनके पास में बहुत ज़्यादा इनके अंदर पावर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी खींच सकते हैं। तो इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। यस ओके। देन यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये। और ये वाले लेंथेड और एक्टिनेट्स होते हैं जो कि यहाँ बीच में होते हैं, बट इनको अलग से रखा गया है जिससे कि टेबल गंदी नहीं लगे। अच्छा मार्कर नहीं दिख रहा है, ओके। नहीं मैं 7A की बात कर रहा था योगिता। क्यों इंटरनेट ख़त्म कर देते हो सुबह सुबह सारे मिलके, फिर बाद में दिक्कत आती है क्लास में। तो अपने इंटरनेट को बचा के रखा करो, गलत गलत चीज़ें ना देखें। पूरा बाकी है ओके। जिनके वाईफाई है वो अमीर लोग हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। चलो कोई बात नहीं। तो पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गई, ग्रुप्स आपको समझ में आ गए, पीरियड्स आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, 2 टर्म्स आती हैं, एक का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले अपन आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ अभी कश्मीर में 2G चल रहा है, नहीं ख़त्म होता है, ओके। टाइप करो तो ओके, मनुष्य आप टाइप मत करो औरों की तरह, आप भी बैठे रहो। चलो कोई बात नहीं। यस, किसी को पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? यस व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? कोई आइडिया? भूल गए, ओके। अरे वर्ड में समझ में आ रहा है, ऐसी एनर्जी जो किसी एलिमेंट को आयन के अंदर कन्वर्ट कर दे, किसी एलिमेंट को आयन के अंदर कन्वर्ट कर दे, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयन में कब कन्वर्ट होता है वो, जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। यस
तो अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो मेटल्स जो हैं उनको आयन बनने के अंदर कम एनर्जी चाहिए या ज़्यादा एनर्जी चाहिए? एक आयन बनने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए? कम एनर्जी चाहिए। ओके। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही मेटल को क्या होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे देगा तो क्या बन जाएगा, वो आयन बन जाएगा, जैसे Na+। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है मेटल्स की और बहुत ज़्यादा होती है नॉन मेटल्स की। ओके। यस, एक कैटायन बन जाएगा वो। सिमिलरली एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन से उसको कितना प्यार है। तो एक इलेक्ट्रॉन से जब प्यार होगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं तो इसका मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है? लो होती है। और नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है। तो एक मेटल जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो क्या टर्म बनती है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल कंबाइन एंड से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रक्षा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म होती है वो इन दोनों टर्म्स को मिला के बनती है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। मान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? यस, ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर आयोनाइजेशन भी एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। यस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेरे को बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? यस, दैट इज़ राइट, फ्लोरीन। तो FON, देखा होगा आपने, फ़ोन किया। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है, उससे कम नाइट्रोजन की होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। इट इज़ डैश वैल्यू फॉर मेटल्स, क्या होगा? लो वैल्यू फॉर मेटल्स, डैश वैल्यू फॉर नॉन मेटल्स, हाई वैल्यू फॉर नॉन मेटल्स। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अपर राइट कॉर्नर। देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लो होती है, जबकि नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है। ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों का फंक्शन होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले ये टेबल देखते हैं अपन। इसके अंदर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रखी है कि कौन सी कितनी होती है। तो आपको दो चार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद कर लो। हेलोजन्स के अंदर नहीं होती है क्योंकि वो उनका ऑक्टेट एकदम कंप्लीट होता है, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, कितनी है, 4। कितनी कम हो रही है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। सिमिलरली नीचे कम होगा, -1। फिर यहाँ पे 2.8 हो गया, फिर 2.5 हो गया, ये भी कम हो रही है, तो इधर भी कम हो रही है और इधर भी कम हो रही है। तो एवरेज बनाऊँ या फिर वेक्टर लूँगा मैं कम होने का, तो किधर कम होगी, वेक्टर के हिसाब से ऐसे कम होगी। सिमिलरली यहाँ देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे 1 है, कम हो रही 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 है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर भी डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप शेल का नंबर बढ़ाते जाएंगे, न्यूक्लियस जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपनी दूरी बढ़ाता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस जो है उसको खींचने में इतना पावरफुल या सक्षम नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल जाएगा। यस। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर होगा? अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो डिक्रीज, दैट इज राइट। लॉन्ग डिस्टेंस में प्यार कम होता है। ओके योगिता, जिनके लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं वो ही बता सकते हैं।
तो ये ट्रेंड आपको समझ में आया। तो अगर मैं इंक्रीज़ की बात करूँ तो ऊपर इंक्रीज़ होता है और राइट में इंक्रीज़ होता है, दैट मीन्स वेक्टर बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या चीज़ आप देख सकते हो इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक से ज़्यादा है तभी वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 से ज़्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता हो तो आप लिख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1 से ज़्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2 से ज़्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा फैटी एसिड, तो एक फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन की चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5, हाइड्रोजन का कितना है 2.1। तो क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, यस जस्ट इस कंसेप्ट के हिसाब से नहीं बना सकते, पर ये बना सकते हैं। और वो कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इनको फिर वाटर से या फिर इनको आयन से बहुत दूर रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें स्टेबल, आई मीन ये अपना एग्रीगेट बना लेंगे अलग से। ये किसी, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले रहते हैं ये, अपना एक मस्त रहते हैं, शांति से इकट्ठे रहते हैं यूनिटी के अंदर, और छुपके से रहते हैं हर जगह। अब मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सबने देखा होगा, सबने खाया होगा इसको, सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड का जो पॉसिबल है वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और इसकी होती है 0.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रखी है, एक तो HCl की है और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन की है, सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों जो हैं इनके अंदर नेट चार्ज कितना होगा? ज़ीरो होगा। पार्शियल देखो आप, पार्शियल चार्ज भी ज़ीरो है, और इनका जो ग्राफ बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, वो एक जैसा बन रहा है। अगर इसका ऐसा है तो इसका भी ऐसा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। बट यहाँ HCl में क्या हुआ है, H की 2.1 है और क्लोराइड की कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 3। तो क्योंकि ये जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड के पास में ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो वो अपने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही रखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अपनी तरफ रखेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। इसलिए ये जो डायग्राम के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहाँ पे डिफरेंस है। सभी को समझ में आए? क्लियर? ओके। अनस्टेबिलिटी हाई होगी किसके अंदर? अनस्टेबिलिटी हाई होगी रक्षा। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट बोथ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि मोस्टली जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे होती है। ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, तो आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होगी, आयोनिक होगी या नहीं होगी। HCl का कोवलेंट, ओके, HCl इज़ अ पोलर, पोलर बॉन्डिंग होगी, और पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ओके यस, अभी अपन जब बॉन्डिंग पे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब डिफरेंस हाई होगा तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी रक्षा, कम नहीं होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी रहेगी बॉन्ड के बीच में। ओके, तो ये चीज़ आपको दिख ही रही है, एटॉमिक साइज जो है वो इधर की साइड इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इधर इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर इंक्रीज होती है। तो ये था अपना ये कंसेप्ट। अब मेरे को बताओ, इफ लिथियम एंड फ्लोरीन रिएक्ट विच हैज़ मोर अट्रैक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा लिथियम एंड फ्लोरीन
के मामले में किसका होगा? सरन कह रहे हैं लिथियम का। यस, फ्लोरीन। ओके, मोस्टली आर सेइंग फ्लोरीन। वाई? क्यों होगा फ्लोरीन? यस, दैट इज राइट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना अट्रैक्शन ज़्यादा। इसकी कितनी अप्रॉक्सीमेटली 4 है, और लिथियम की कितनी अप्रॉक्सीमेटली 1। इसलिए हाँ नहीं नहीं नहीं, ये फ्लोरीन नॉर्मल फ्लोरीन है, F माइनस नहीं है। अगर ये F माइनस लिखा हुआ होता तो अपन ऑक्टेट पूरा बोलते हैं। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन एंड आयोडीन विच हैज़ मोर अट्रैक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन? याद है? फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, अंजू इज सेइंग आयोडीन, सरन इज सेइंग फ्लोरीन, योगिता इज सेइंग फ्लोरीन। ओके, अगेन फ्लोरीन। इसकी इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब अपन नीचे जाते हैं तो शेल का नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो आयोडीन की कम होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2.8 है, और इसकी 2.5 के अराउंड। ओके अंजू, क्लियर है सभी को? जो रिप्लाई नहीं कर रहे वो भी बता दो। क्लियर? ओके। कोड अच्छा है बहुत, मतलब किसका अच्छा कोड? ये तो स्कूल में पढ़ा होगा ना। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन, एक क्वांटम नंबर्स पे। छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बाद में अपन 1C पे चले जाएंगे, 1A अपना ख़त्म हो जाएगा। क्वांटम नंबर जो होता है इसके अंदर एन एल एम एन 4-5 चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर एन जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मैं दोबारा कराऊंगा और यहाँ पे भी करा रहा हूँ, जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में आता है एल, जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर के अंदर 1 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसमें एंगुलर क्वांटम भी 1 ही रहता है। और फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है उसका प्लस माइनस होता है, -L टू +L। तो अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगा, अगर ये 1 है तो -1, 0 एंड 1 तीन चीज़ें रहेंगी। फिर आते हैं सबशेल के नंबर। सबशेल आपको पता होगा SPDF। सबसे पहले S आता है, और जब अपन किसी भी एलिमेंट को कन्फिगर करते हैं तो सबसे पहले 1S पे जाते हैं, फिर 2S देखा होगा आपने, 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3D10 तक होता है। ओके, देन F आता है। यस, तो यहाँ पे सेम चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? यस, व्हाट इज ऑर्बिटल्स? यस एज एन इज शेल एंड सब शेल। तो ये शेल अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसमें शेल बोलते हैं। एक के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? 1s2 सब शेल। ऑर्बिटल, ओके ऑर्बिटल। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है और मैं कहूँ कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास, वो कितनी दूर में मिल सकता है। जैसे आपकी गूगल मैप लोकेशन बताती है, सेम ऑर्बिटल जो हैं वो लोकेशन बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे एरिया में कहीं भी मिल सकता है मेरे को। जैसे मान लो घर से कुत्ता खो गया, पुलिस वाले ने पूछा कि कुत्ता कहाँ जाने की गुंजाइश है, तो आपने क्या बताया? ये मेरा घर है, इसके 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर मिलेगा वो। तो सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन की होती है। ऑर्बिटल्स अपन इसलिए यूज़ करते हैं टर्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्पिन करते रहते हैं।
उनकी एक जगह फिक्स नहीं होती है, इसलिए अपन को ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एंटी स्पिन में होते हैं। याद रखना, एंटी स्पिन। यस, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अगर आपने बेसिक्स देखने हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्लियर हो जाएगी, तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें बेसिक्स समझाएं, उसमें ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, अब आगे चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है, वो बॉन्ड कब बनता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बॉन्ड बनने के लिए? बॉन्ड बन, जैसे दो एलिमेंट हैं ए और बी, इन दोनों को अगर बॉन्डिंग करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है इनको? ये बॉन्डिंग कर क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत है बॉन्डिंग की? स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज़ राइट। स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको बॉन्ड करना ज़रूरी है। और स्टेबिलिटी क्या होती है? एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। तो इनको स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब बॉन्डिंग होती है तब एनर्जी रिलीज होती है। जब आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। यस, याद रखना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं तब एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, जैसे बॉन्ड एनर्जी अगर अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 100 किलो कैलोरी होती है। इसका मतलब 100 किलो कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी दोगे तब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे। तो वो उनकी एनर्जी है। तो बॉन्डिंग होती इसलिए है जिससे कि वो स्टेबिलिटी में आ जाएं, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एक स्टेबिलिटी के अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब बॉन्डिंग बनने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो अपन केमिकल बॉन्ड जो है उसको अपन कहेंगे ऐसे फोर्सेस जो होल्ड करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को और उनको एक फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्रीगेट एनर्जी का क्या होगा? लोअर देन दी सेपरेटेड एटम। तो अगर ए एटम के अंदर 100 किलो जूल एनर्जी है, तो जब वो बॉन्डिंग कर लेगा उसके अंदर, तो उसकी इंडिविजुअल की कम हो जाएगी 50 में और इसकी 50 में। ओवरऑल 100 रहेगी, बट अब दोनों की मिला के 100 है, पहले दोनों की अलग अलग 200 थी। तो लोअर एनर्जी पे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं ये, आइदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच देन अट्रैक्ट ईच अदर। तो या तो वो आयंस बना लेंगे, या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेंगे, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे। ये सब वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? यस गाइस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ राइट। कोवेलेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और उससे सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है? वेंडरवाल, पक्का? यस, वेंडरवाल। और हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है? ओके, आयोनिक और हाइड्रोजन में आयोनिक ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, मनोशी कह रही है हाइड्रोजन होता है। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? दो जगह, कहाँ गया मेरा पॉइंट? आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में और नॉन पोलर एनवायरनमेंट में, नॉट एक्वस, पोलर एनवायरनमेंट में एंड नॉन पोलर एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आयोनिक बॉन्ड पोलर एनवायरनमेंट में है तो उसकी एनर्जी कम होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर आयोनिक बॉन्ड नॉन पोलर एनवायरनमेंट में है तो उसकी एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा होगी। याद रखना इस चीज़ को। नॉन पोलर एनवायरनमेंट जैसे, जैसे मान लो कोई चीज़ फोल्ड हो गई है,
तो फोल्डिंग होने के बाद में जैसे आपने मेम्ब्रेन्स देखी होगी, तो मेम्ब्रेन्स का अंदर वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक पोर्शंस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, अगर मान लो वहाँ पे भी आयन्स हैं, देखे होंगे आपने चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो उनकी एनर्जी जो होती है उनको ब्रेक करने की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगर वही आयोनिक बॉन्ड पानी के अंदर आ गया तो पानी के अंदर क्या होगा? पानी तो खुद एक पोलर सॉल्यूशन है, उसके अंदर वो फटाफट ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नमक घोला होगा पानी में, तो पानी के पास क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, सोडियम जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो इजीली डिसोसिएट कर देगा। ओके, यस, इट विल डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस। इतना जल्दी होगा कि पता भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी टूटते हैं। कभी पानी के अंदर नमक मिला दिया तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं? नहीं, वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ध्यान रहे किस कंटेंट का, किस कंसेंट पे बात करी है आयोनिक बॉन्ड की, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आया था CSIR में, और उसमें आप जैसे ही लोग होंगे जिन्होंने आयोनिक बॉन्ड को हाई बता दिया, और आई मीन हाइड्रोजन बॉन्ड को हाई बता दिया, या पता नहीं उल्टा कर दिया, और उसका आंसर एकदम अपोजिट था। अपन करेंगे वो क्वेश्चन, तब आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट। कोवलेंट के अंदर पोलर और नॉन पोलर दो होते हैं। नॉन कोवलेंट के अंदर आयोनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये न्यूक्लियस शेयर करने से बनते हैं, न्यूक्लियस शेयर करने से बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, आपके न्यूक्लियस की नहीं होती, न्यूक्लियाई की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब मान लो मैं कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो है तो मेरी, बट मैंने वो आपको दे दी, तो आपने उसको ले लिया, आपने काम में लिया, फिर मेरे को वापस दे दी। तो जब तक आपके पास है तब तक मेरे पास नहीं है, और जब तक मेरे पास है तब तक आपके पास नहीं है। तो एक टाइट बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, कोई बीच में से उसको खींच के नहीं ले जा सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखना, नॉन मेटल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन में, क्लोरीन क्लोरीन में। और कोई एग्जांपल नॉन मेटल्स का? यस, शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज़ राइट। कार्बन कार्बन में कितने भी हो सकते हैं। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। मोस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेन 6 डिफरेंट एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपको पता होगा। एज a rule, each atom forms a characteristic number of covalent bond with other atoms. Covalent bonds are very stable because of energies required to break or rearrange is very high than thermal energy available at room temperature. तो कई ऐसे बॉन्ड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी ब्रेक हो जाते हैं, बट कोवलेंट बॉन्ड उनमें से नहीं है। ये रूम टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा आगे हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होते हैं, इसीलिए इनको कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाता है। एक कोवलेंट बॉन्ड जो आइडेंटिकल एटम से बनता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, वो ऐसा दिखता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल HCl है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अपन ने देखा है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए इसका क्लाउड जो है वो इधर आ जाएगा। अब आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड हो गया। यस, आयोनिक कंपाउंड हो गया ये HCl। यस गाइस, इज इट आयोनिक? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है। ओके, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें आयोनिक एंड कोवलेंट कंपोनेंट दोनों होते हैं। यस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, ये एक आयोनिक बॉन्ड है जिसमें कोई शेयरिंग नहीं हुई है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन नॉन कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टाइम भी हो गया है, सो आज के लिए इतना ही। समझ में आया था सभी को? यस गाइस,
सभी को समझ में आया था? ओके। ओके गाइस, बस क्लियर हो जाए तो क्लियर तो होगा ही, आप पढ़ोगे तो रिवीजन करते रहना, कल क्लास में रिवीजन करके आना, जिससे कि आपको, यस, नोट्स बनाओगे तो डाउट्स मिलेंगी आपको, डेफिनेटली मिलेंगी। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी सोने से पहले। तो आप सब लोग सुबह उठ के रिवीजन करना, नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस। खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं बनाओगे तब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती जाएगी। ये बेसिक है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, अभी जैसे जैसे कंसेप्ट्स आएंगे ये चीज़ें हार्ड होती जाएगी, होती जाएगी। नोट्स बना लिया, ओके, वेरी स्मार्ट। आपने तो क्लियर कर लिया है नेट, अब क्या नोट्स बना के क्या करोगे? नोट्स डन, ओके। जिन्होंने नोट्स डन कर लिए हैं वो भी कल दोबारा देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग, जिससे कि कंसेप्ट डबल क्लियर हो जाए। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना है नीट का, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू अगेन टुमारो 9 PM सेम टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।